सो फाइनली डे 6 के अंदर मैं आपको बताऊंगा एक्सप्रेस के बारे में। तो आज से पहले हम जो भी काम कर रहे थे पिछले दिनों में, वो सारा का सारा हम Node.js के अंदर कर रहे थे। अब Node.js खुद में हाई लेवल APIs है, बैकएंड में काम कर रहा है LibView, जो कि C और C++ से बनता है। लेकिन हर लैंग्वेज का एक फ्रेमवर्क होता है। फ्रेमवर्क का मतलब ये होता है कि हमारे पास कुछ काम करने के बहुत सारे मॉड्यूल्स और बहुत सारे मेथड्स पहले से मिल जाते हैं, जिससे कि हमारा काम जो है वो ईजी हो जाता है और ज़्यादा। अब मान लीजिए जैसे आपको तो चाय बनानी हो, है ना, तो अगर मैं आपको बोल दूं कि पहाड़ों पे जाके चाय बनाओ और एक मैं आपको बोल दूं कि अपने किचन में चाय बनाओ, तो आपके लिए क्या इजी होगा? किचन में चाय बनाना। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपको सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएगी, पूरा एक इन्वायरमेंट मिल जाएगा। वहाँ पे आपको पहले से शक्कर मिलेगी, पहले से चाय पत्ती मिलेगी। पहाड़ों पर तो आपको खुद को खरीदनी पड़ेगी, जाके कहाँ ढूंढोगे, है ना? और ढूंढ भी लोगे तो कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम वेस्ट होगा, है ना? तो बॉडी की भी इतनी एनर्जी वेस्ट होगी। उसी तरह से फ्रेमवर्क हमारा काम ईजी बना देता है। पहले हम जब सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें, पहले हम काम करते थे PHP में। तो PHP के अंदर भी काफ़ी सारे फ्रेमवर्क्स होते थे हमारे पास, Laravel, कोड इग्निटर्स। तो ये सब हमको प्री-बिल्ट फंक्शनैलिटी, प्री-बिल्ट क्लासेस प्रोवाइड करवा देते थे, जिससे हम फटाफट कोड कर देते थे, है ना? और आज के टाइम में तो AI खुद ही कोड करके दे देता है, ठीक है? मतलब हम अपना भी काम ईजी करते जा रहे हैं साथ साथ। तो लेकिन साथ साथ हमको डीप नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से जो एक फ्रेमवर्क होता है वो हमें ऑलरेडी काफ़ी सारे रिच फंक्शनैलिटीज़ दे देता है, जिससे हमारी एप्लीकेशन लाइट वेट होती है और हमारा काफ़ी सारा टाइम बच जाता है कोड करने के लिए, है ना? कोड लिखने से, जो हमको ज़्यादा लिखना नहीं पड़ता। तो हम यहाँ बात करेंगे एक्सप्रेस की। एक्सप्रेस एक बहुत ही पॉपुलर फ्रेमवर्क है Node.js के रेस्पेक्ट में। Node.js पर अगर आपको काम करना है तो आपकी फर्स्ट चॉइस हमेशा एक्सप्रेस ही होनी चाहिए, है ना? क्योंकि ऑलमोस्ट सारे डेवलपर्स की फर्स्ट चॉइस एक्सप्रेस ही है। तो अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पे हम कुछ एक टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें सबसे पहले तो आएगा एक्सप्रेस, और सेकंड चीज़ मैं आपको बताऊंगा राउटर के बारे में। तो एक्सप्रेस कैसे इंस्टॉल करता है, बेसिक चीज़ है, वो मैं आपको बता दूंगा। देन हम राउटर पे स्विच हो जाएंगे, है ना? फिर जैसे हम राउटिंग बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, एंड पॉइंट क्या होते हैं, ऑल राउट कैसे डिफाइन होता है, जो डिफॉल्ट राउट होता है। उसके बाद स्ट्रिंग बेस्ड राउटिंग क्या होती है और रेगुलर एक्सप्रेशंस राउटिंग क्या होती है। अब ये जो 2 पॉइंट है ना, स्ट्रिंग बेस्ड राउटिंग और रेगुलर एक्सप्रेशंस राउटिंग, ये इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से बहुत जरूरी चीज़ है, ठीक है? तो इस चीज़ को मैं मिड ऑफ द वीडियो बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखना, है ना? और एंड में भी एक बहुत जरूरी चीज़ बताऊंगा, जो कि होती है राउट ग्रुपिंग, ठीक है? तो उसके बीच में आपको रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट के बारे में बताऊंगा। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, बट इसके अंदर फिर से हम एक बार रिवाइज कर देंगे। देन पैरामीटर्स हम कैसे लेते हैं एक्सप्रेस में, हमने पहले लिए थे नोड में, अब हम लेंगे एक्सप्रेस के अंदर, ठीक है? एक ही चीज़ है, बट ये मान लो APIs की भी APIs, हाई लेवल APIs की भी और हाई लेवल APIs, मतलब और ज़्यादा काम है। इसके बाद और हाई लेवल APIs बनेंगे, इंग्लिश में लिखना है सब कुछ, ठीक है? चलो, अब सबसे पहले यहाँ पे मैं आ जाता हूँ मेरे फोल्डर के अंदर, ठीक है? यहाँ पे आपको सबसे पहले, अगर आप नोड की एप्लीकेशन बनाना स्टार्ट कर रहे हो एक्सप्रेस के अंदर, तो सबसे पहले हमारा काम होता है इनिशियलाइज करना पैकेजेसन को। अब पैकेजेसन क्या होती है और उसको इनिशियलाइज करना क्यों ज़रूरी है? सबसे पहली बात, पैकेजेसन जो होती है वो एक एंट्री पॉइंट होता है। एक एंट्री पॉइंट नहीं कह सकते उसको, बट हाँ, वो एक एंट्री पॉइंट होता है सर्वर के डिप्लॉयमेंट से रिलेटेड चीज़ों को करने के लिए। मतलब मान लो कि आप अपने घर में किचन में चाय बना रहे हो, और एक मैं आपको बोलूं कि अब आपको चाय अपने पड़ोसी घर में बनानी है। कभी आपके घर में कोई काम चल रहा है या गैस खत्म हो गया, आपको फास्ट होने की चाय बनानी है, तो आपके लिए क्या होगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट ये रहेगा कि यार चाय पत्ती कहाँ है, शक्कर कहाँ पड़ी है, क्योंकि उस किचन से आप फैमिलियर नहीं हो, है ना? जैसे कभी कभी क्या होता है ना, मम्मी बाहर चली जाती है तो हमको बता देती है कि फ्रिज में से ये ले लेना, यहाँ से ले लेना, फिर भी आप कितना उलझ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमको आदत नहीं है उन चीज़ों की, उस इन्वायरमेंट की। तो जब आप किसी दूसरे इन्वायरमेंट में शिफ्ट होते हो ना, आपको एक लिस्ट चाहिए होती है। जैसे अब मैं चाय का एग्जांपल लेता हूँ, तो आपको एक लिस्ट चाहिए कि चाय का डब्बा इधर पड़ा है, शक्कर का डब्बा इधर पड़ा है, दूध इधर पड़ा है, ठीक है? ऐसे ही पैकेजेसन एक लिस्ट होती है पैकेजेस की। नोड की जितने भी पैकेजेस होते हैं जो सपोर्ट करते हैं इस फ्रेमवर्क को चलने में, तो वो सारे पैकेजेस की जो इन्फॉर्मेशन होती है, ये पैकेजेस का नाम क्या है, इनके वर्जन्स क्या है, ये सारी बातें पैकेजेशन के अंदर लिखी जाती हैं जब भी हम प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करते हैं, बनाते हैं उस वक्त पे, ताकि जब हम एंड में नोड की एप्लीकेशन को जब सर्वर पे डिप्लॉय करेंगे ना डे 100 के अंदर, तब उस वक्त पे सर्वर के पास सारे के जो सारे पैकेज है वो ईजिली इंस्टॉल हो जाएंगे सर्वर के ऊपर। हमको भी ईजी रहेगा इंस्टॉल करना, क्यों? क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी उन सारे पैकेजेस की इन्फॉर्मेशन होगी पैकेजेशन के अंदर। तो पैकेजेशन
हेल्प करेगी नोड के एनवायरनमेंट को बनाने में। कहाँ पे? सर्वर पे। मतलब हमारे सिस्टम से जब ये चीज़ सर्वर पे जाएगी डिप्लॉय होने के लिए, तो वहाँ पे भी उसको सेम एनवायरनमेंट चाहिए होगा जो मेरे सिस्टम का है। अब एग्जैक्ट मेरे सिस्टम का तो नहीं मिलेगा, बट ठीक है, वहाँ पे उसको एटलीस्ट ये पता चलेगा कि कौन से वर्जन है और क्या नाम है, तो उसके लिए ईजी रहेगा। सबसे पहले हमको यहाँ पे इनिट करनी है पैकेज जेसन, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले तो एनवायरनमेंट बनाने के लिए हमको सबसे पहले करना पड़ेगा इनिट। इनिट का मतलब ये होता है कि हमको npm के सारे पैकेजेस को एक इनिट कमांड देनी पड़ेगी ताकि वो सब स्टैंड बाय पे आ जाए। तो देखो यहाँ पे npm init है ना, और -y और एंटर। अब यहाँ पे मैंने इनिट की स्पेलिंग गलत लिख दी, ओके, वापस लिख देते हैं npm init -y। चलिए, यहाँ पे क्या होगा कि जितने भी नेसेसरी पैकेज है वो सब के साथ अभी जो भी अवेलेबल है उन सब के साथ एक पैकेज जेसन फाइल बना के हमारे फोल्डर के अंदर डाल देगा। ये देखिए, इसने फाइल बना दी। यहाँ पे आप आओगे फोल्डर के अंदर, देखो पैकेज जेसन, ओके। यहाँ पे ये सारी फाइल है, इसके अंदर देखो ये ऐप का नाम है, ये वर्जन है, उसके बाद ये मेन फाइल है। मेन फाइल मतलब एक इंडेक्स फाइल। जब भी हमारे पास क्या होता है ना, बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं ना, सपोज कर लो अभी हम एक कमरे में रह रहे हैं तो एक ही गेट होगा, लेकिन जब बहुत बड़े बंगले में रह रहे हैं तो हमारे पास बहुत से गेट होंगे। अब एक एंट्री गेट होगा हमेशा, मेन गेट, जहाँ से हम एंट्री करेंगे, और उसके बाद ही हमें सारे रूम का एक्सेस मिल जाएगा। ऐसे ही जितने भी नोड के मॉड्यूल्स हैं उन सारे मॉड्यूल्स का एक्सेस जो है या वो किस तरह से काम कर रहे हैं वो सब डिफाइन होगा index.js में। तो index.js जो है ये हमारी है एंट्री फाइल, ओके। कोई भी नाम हो सकता है, index.js भी हो सकता है, app.js भी हो सकता है, ठीक है। मोस्टली ये दो नाम में होते हैं। तो इंटरव्यू में अक्सर आपसे पूछेंगे कि एंट्री फाइल कौन सी होती है नोड.js के केस में। तो नोड.js के केस में हमेशा जो मेन फाइल है, ऐसे नहीं बोलना है कि इंडेक्स फाइल जो होती है वो एंट्री फाइल होती है या फिर app.js होती है वो एंट्री फाइल होता है, ऐसे नहीं। आंसर देना सीखो, है ना, इंटरव्यू। तो क्या बोलोगे आप कि पैकेज जेसन के ऑब्जेक्ट में मेन के अंदर जिस भी फाइल का नाम है वो क्या है, हमारी एंट्री पॉइंट, हमेशा यही जवाब देना, ठीक है। अब उसके बाद देखो यहाँ पे आता है स्क्रिप्ट, एंटर करो, यहाँ पे स्टार्ट स्क्रिप्ट लिखो, स्टार्ट, ओके। उसके बाद अब स्टार्ट स्क्रिप्ट जो है हमारी, ये क्या होगा, अब देखो जैसे हमारे पास क्या बहुत सारे मॉड्यूल्स है अब, ठीक है। पहले एक था तो हम नोड स्पेस फाइल का नाम लिख देते थे, अब हमारे पास बहुत सारे मॉड्यूल्स है, तो बहुत सारे मॉड्यूल्स का एंट्री पॉइंट क्या रहेगा, हमेशा एक मेन फाइल। कौन सी है मेन फाइल? यहाँ पे index.js है ना, एंट्री पॉइंट। याद रखना, इंटरव्यू में भी यही बोलना कि ऑब्जेक्ट के अंदर मेन में जो फाइल है वही एंट्री पॉइंट है हमारा, ठीक है। पैकेज जेसन से डिफाइन होता है एंट्री पॉइंट। ये मत बोल देना index.js होती है, क्योंकि हर प्रोजेक्ट के अंदर अलग अलग चीजें होती है, फिर वो आपको रिजेक्ट कर देगा। फिर आप बोलोगे हमने तो सही आंसर दिया था, इंटरनेट पे तो यही था, यूट्यूब पे तो यही था, उन भैया ने तो यही बताया था, ठीक है। तो देखो यहाँ पे स्टार्ट के अंदर यहाँ पे लिखना है तुमको नोड स्पेस फाइल का नाम index.js, ये एंट्री फाइल है हमारी, ठीक है, ओके। अब जैसे ही मैं लिखूंगा npm स्टार्ट, मतलब नोड पैकेज मैनेजर के जितने भी मॉड्यूल्स है वो सारे स्टार्ट हो जाओ एक साथ, ठीक है। एंट्री कहाँ से करनी है तुमको? index.js से। चलो अब index.js के अंदर आ जाओ। सॉरी, ये फाइल तो है ही नहीं अभी प्रेजेंट, तो उसको पहले बना दो, ठीक है। फोल्डर के अंदर जाओ, यहाँ पे फाइल बनाओ, ठीक है। फाइल के अंदर आओ। अब फाइल के अंदर हमको क्या करना है, सारा का सारा काम एक्सप्रेस से, है ना। अब हम यहाँ पे सारा काम किससे करेंगे? एक्सप्रेस से। तो सबसे पहले तो एक्सप्रेस को इंस्टॉल करना पड़ेगा, कहाँ से? नोड पैकेज मैनेजर से। तो यहाँ पे देखो npm install express, ठीक है। आई का मतलब होता है इंस्टॉल, ठीक है। अगर इंस्टॉल करना है तो u1 लिख देना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने मेरा एक्सप्रेस का पूरा मॉड्यूल उठा के नोड पैकेज मैनेजर से मेरे लोकल सिस्टम के अंदर डाल दिया, ओके। अब मेरे को यहाँ पे इसको रिक्वायर करके इस वेरिएबल के अंदर डालना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे लिख देता हूँ रिक्वायर्ड एक्सप्रेस, ठीक है। तो अब मेरे एक्सप्रेस के अंदर जितने भी मॉड्यूल्स होंगे वो सारे के सारे कहाँ पे आ जाएंगे? मेरे कॉन्स्ट वेरिएबल के अंदर। अब जैसे हम नोड के अंदर बनाते थे HTTP के बाद सर्वर, मतलब सर्वर नाम पे एक वेरिएबल बनाते थे, उसके अंदर HTTP के सारे ऑब्जेक्ट को डाल देते और फिर उस सर्वर से सब कुछ एक्सेस करते थे, सर्वर से रिक्वेस्ट लेते थे, सर्वर से लिसन करते थे पोर्ट को, ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ पे सारा काम कैसे करेंगे? ऐप से। ऐप क्या होता है? एक्सप्रेस का ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो अकाउंट ऐप, अब इज इक्वल टू एक्सप्रेस, ठीक है। यहाँ पे अब देखो, अब आप बोलोगे कि ऑब्जेक्ट तो हमेशा कैसे डिफाइन होता है? न्यू के साथ। लेकिन न्यू के साथ ऑब्जेक्ट तब डिफाइन होता है जब आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो। यहाँ पे मैंने एक मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग के बारे में आपको बताया था, मेरे एक वीडियो है पहले क्लाउजर नाम का, उसके अंदर मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग होती है। तो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग में फंक्शन का जब भी ऑब्जेक्ट बनता है तो उसके अंदर कोई भी न्यू कीवर्ड नहीं लगता। ऐसे ही ऐप इक्वल टू एक्सप्रेस और मेथड का साइन। इसका मतलब ये होता है कि जब भी मेरा मेथड का साइन लग गया तो यहाँ पे इस मेथड का जो ऑब्जेक्ट है वो बन गया ऐप, ठीक है। यहाँ पे कोई भी न्यू कीवर्ड की नीड नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ ऐप डॉट लिसन। सबसे पहले तो मैं सर्वर को लिसन करता हूँ। अब आपको याद होगा कि हम ये चीज
सर्वर को लिसन करना। नोड में भी हमने किया था डे 1 के अंदर। तो नोड में हमने कैसे किया था, पोर्ट दिया था, कॉमा एक कॉलबैक मेथड दिया था, ठीक है। तो इसके अंदर भी सेम वही चीज़ होती है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ लिखना है यहाँ पे 8000 पोर्ट डिफाइन करना है और आपको कंसोल लॉग में लिख देना है जो भी आपका मैसेज है, ठीक है, सर्वर स्टार्ट है, जो भी आपको लिखना है। ओके, बस हो गया। चलिए अब यहाँ पे एक बार इसको यहाँ तक चला के देख लेते हैं कि हमारा सर्वर जो है वो बना है या नहीं। चलो npm स्टार्ट। देखो अब जैसे ही मैंने npm स्टार्ट किया, ये मेरी इंडेक्स वाली फाइल को रन कर देगा और यहाँ पे देखो लिख दिया सर्वर स्टार्ट, है ना, जो हमने यहाँ पे कंसोल में लिखा ना सर्वर स्टार्ट, वो यहाँ पे मैसेज आ गया सर्वर स्टार्ट, ठीक है। यहाँ पे मैं बड़ा घूम करके दिखा देता हूँ आपको, देखिए मेरा सर्वर स्टार्ट, ठीक है। फिर जब हमारा सर्वर तो स्टार्ट हो गया, अब जब भी सर्वर स्टार्ट हो गया, अब सेकंड काम हमारा क्या होगा, हमेशा राउट्स बनाना, ठीक है। देखो इस फाइल के अंदर हो व्हाट इज राउटिंग और वाई राउटिंग, ठीक है। तो राउटिंग क्यों जरूरी है, देखो राउटिंग इसलिए जरूरी है कि एक पाथ डिफाइन हो जाता है। सपोज कीजिए आप घर के अंदर है, अब सिर्फ एक मैदान है, तो क्या होगा, मतलब मैंने मैदान बना दिया, ठीक है। तो अब मैं बोलूँ वो ड्राइंग रूम है, ये मेरा हॉल है, ये मेरा किचन है, आपको कैसे डिफाइन होगा, आप किसी चीज को अरेंज तो कर नहीं पाएंगे क्योंकि आपने कोई ना कोई हमने गेट बनाया, ना कोई हमने कॉरिडोर बनाया, ठीक है। तो ये सब चीजें, कॉरिडोर और गेट, ये सब चीजें क्या करती है, नेविगेट करती है हमको उस जगह पे जाने के लिए। सपोज मुझे हॉल से ड्राइंग रूम में जाना है, तो मुझे एक नेविगेशन पाथ चाहिए, है ना, जहां से मैं जाऊंगा। सपोज मैं खाली मैदान पे तुमको बोल दूं कि तुमको यहाँ से आगरा जाना है, पूरा पूरा खाली मैदान है बीच में, तो तुम किस तरह से जा पाओगे, कोई पाथ ही नहीं है, ठीक है। ऐसे ही पाथ, जो भी पाथ होता है ना किसी जगह पे जाने का, किसी हमको सर्वर पे रिक्वेस्ट करनी है, तो उस रिक्वेस्ट का पाथ क्या है, कहाँ रिक्वेस्ट करनी है, तो एक पाथ देते हैं हम कि यहाँ से ट्रेवल करके यहाँ तक जाओ, ठीक है। तो जो पाथ होता है वो होती है राउटिंग, ठीक है। अब आपको पता चल गया राउटिंग होती क्या और क्यों जरूरी होती है, ठीक है। अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं, ठीक है। डिफाइन करने के लिए हम पढ़ेंगे एंड पॉइंट के बारे में। सबसे पहले तो डिफाइन करने के लिए हमें एंड पॉइंट चाहिए होता है। एंड पॉइंट मतलब कि हाँ अब इस जगह पे मैं आ चुका हूँ, ठीक है। जैसे जब भी हम स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं, सिटी से दूसरे स्टेट में जाते हैं, तो आपको एक बोर्ड दिखता है ना, वेलकम टू दिस, ओके। अगर सपोज आप आगरा गए तो वेलकम टू आगरा ऐसे लिखा हुआ होगा, मतलब वो क्या है, वहां पे एंड पॉइंट है, मतलब यहाँ से अब आगरा स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। वैसे ही एंड पॉइंट होता है जहां तक हमको रिक्वेस्ट भेजनी है, ठीक है। जैसे मुझे होम तक की रिक्वेस्ट चाहिए या मुझे अबाउट तक की रिक्वेस्ट चाहिए, तो जो लास्ट में /home/about होगा ना, वो ये डिफाइन करेगा कि ये एंड पॉइंट है आपका, ठीक है। तो एंड पॉइंट समझ में आ गया आपको, राउटिंग क्या होती है, क्यों जरूरी होती है, ये समझ में आ गया। अब आपके सब आ जाते हैं यहाँ पे बनाने के लिए। अब राउटिंग के मेथड कौन कौन से होते हैं, मतलब हम सर्वर से किस तरह से बात करते हैं। तो राउटिंग के अंदर हम सर्वर को कॉल करते हैं, रिक्वेस्ट भेजते हैं, लेकिन सर्वर किस तरह से उसको सुनेगा, है ना। तो ये जितने भी मेथड्स हैं, रिक्वेस्ट मेथड, इनके ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है, आई बटन में क्लिक करो, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, ठीक है, आप वहां पे देख सकते हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बनाऊंगा app.get, ये मेरे गेट का मेथड होगा। मैं यहाँ पे मेथड लिख दूंगा /home, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जो मेरा गेट है ना, ये क्या करता है, सॉरी, ये जो app.get है, इसके अंदर ये दो पैरामीटर लेता है। सबसे पहला पैरामीटर ले लेता है पाथ, सेकंड पैरामीटर ले लेता है ये कंट्रोलर, ठीक है। अगर कोई मिडलवेयर है तो ये मिडलवेयर भी लेगा। जब हम मिडलवेयर पढ़ेंगे ना तो मैं आपको समझाऊंगा। अभी के लिए ये ध्यान रखो, पहला पाथ, दूसरा कंट्रोलर, ठीक है। तो अब पहला पाथ, दूसरा कंट्रोलर। कंट्रोलर क्या होता है, एक मेथड होता है, ठीक है, बना दिया, ओके, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे देखो, अब ये जो मेथड होता है ना, ये दो चीजें लेता है, रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, ठीक है। अब रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स दो पैरामीटर क्या प्रोवाइड करवाते हैं हमको, एक पूरा ऑब्जेक्ट। किस चीज का, रिक्वेस्ट करवाता है रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट, रिस्पॉन्स प्रोवाइड करवाता है रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट। रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट मतलब सर्वर को जब हमने रिक्वेस्ट करी तो हमने उसके अंदर हेडर्स में क्या भेजा, बॉडी के अंदर क्या भेजा, क्वेरी पैरामीटर्स में क्या देखा, पैरामीटर्स में क्या भेजा, ये जितनी भी चीजें हैं ये सारी की सारी मुझे मिलेगी रिक्वेस्ट वाले ऑब्जेक्ट से। रिस्पॉन्स वाले ऑब्जेक्ट में मुझे क्या क्या मिलेगा, रिस्पॉन्स मुझे कैसे भेजना है, मुझे HTML फाइल भेजनी है, मुझे JSON फाइल भेजनी है, मुझे JSON फी भेजना है, यहाँ पे मुझे और भी किसी फॉर्म के अंदर भेजना है रिस्पॉन्स को, ठीक है। तो ये सारा मुझे रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट मिलेगा। अब रिक्वेस्ट में हमें क्या मिलेगा, रिस्पॉन्स में हमें क्या मिलेगा, ये सारी डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड की है, ठीक है। वहां पे एक लिंक है जहाँ पे मेरा गूगल ड्राइव का एक्सेस है, ठीक है। उस लिंक पे जाओ, वहां पे आपको पूरी एक टेबल मिलेगी जिसके अंदर रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के सारे मेथड होंगे और उनकी फंक्शनलिटी वो क्या काम करते हैं, वो जो भी यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखो, ये रिक्वेस्ट की प्रॉपर्टीज है, request.app, ये क्या करवाता है, प्रोवाइड हमको एप्लीकेशन इंस्टेंस, है ना। एप्लीकेशन इंस्टेंस मैंने आपको बताया क्या होता है। रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर क्या होता है, डेटा सेंड पार्ट ऑफ बॉडी, है ना। जो भी हमने फॉर्म के अंदर डेटा भेजे हैं वो सारे के सारे हमें किससे मिलते हैं, बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर वो डेटा मिलता है जो हमने भेजा है कहाँ पे, पुट के अंदर, पोस्ट के अंदर, पैच के अंदर, इन तीन मेथड से, या फिर डिलीट के अंदर। इन 3-4 मेथड के अंदर हमने जो भी भेजा है फॉर्म डेटा के अंदर साथ में JSON फॉर्म के अंदर, वो हमको मिलता है रिक्वेस्ट.body से। वो हम यहाँ पे फैच करना भी सीखेंगे। उसके बाद मिलता है
रिक्वेस्ट डॉट कुकीज, अगर हमने कुकीज की कोई इन्फॉर्मेशन भेजी है तो वो रिक्वेस्ट डॉट कुकीज से मिल सकती है। ओके, रिक्वेस्ट डॉट होस्ट नेम, हमने अगर कौन से ISP सर्विस प्रोवाइडर से रिक्वेस्ट भेजी है, हमारा कौन सा बोर्ड नंबर कौन सा है, ये सारी जो भी इन्फॉर्मेशन होती है ना, या फिर ब्राउजर का कौन सा वर्जन है, ये सारी हमको होस्ट नेम में मिल जाती है। उसके बाद रिक्वेस्ट डॉट IP, कौन से IP एड्रेस से हमारे पास रिक्वेस्ट चाहिए वो रिक्वेस्ट डॉट IP मिल जाता है। रिक्वेस्ट डॉट परम, ओके, रिक्वेस्ट डॉट परम जो भी हमने पैरामीटर सेंड किए हैं स्लैश स्लैश स्लैश, ओके, स्लैश नेम स्लैश एज स्लैश जो भी XYZ, तो वो सारे हमको पैरामीटर से मिलते हैं। रिक्वेस्ट पाथ का मतलब रिक्वेस्ट का URL, ओके, रिक्वेस्ट का जो भी URL होता है हमको रिक्वेस्ट डॉट पाथ से मिलता है। ओके, यहाँ पे रिक्वेस्ट URL नहीं है, रिक्वेस्ट पाथ है। नोड के अंदर रिक्वेस्ट URL था, यहाँ पे है रिक्वेस्ट पाथ, ठीक है, पाथ से हमको पूरा URL मिलता है। उसके बाद रिक्वेस्ट क्वेरी, रिक्वेस्ट क्वेरी आपको मिलती है क्वेरी पैरामीटर, जो क्वेश्चन मार्क और %% के साइन से साइन करते हैं ना, वो होता है क्वेरी पैरामीटर। तो जो भी URL के साथ क्वेश्चन मार्क और %% वाले पैरामीटर होते हैं वो हमको मिलता है रिक्वेस्ट क्वेरी के अंदर। उसके बाद हमको यहाँ पे रिस्पॉन्स प्रॉपर्टीज दी हुई है। अब रिस्पॉन्स प्रॉपर्टी में क्या होता है, रिस्पॉन्स डॉट डाउनलोड फाइल करने के लिए, रिस्पॉन्स डॉट एंड फाइल को एंड करने के लिए, किसी भी रिक्वेस्ट जब स्टार्ट होती है उसको जब एंड करना है बस, उसके बाद कुछ नहीं होगा रिक्वेस्ट के अंदर, ठीक है, और काम नहीं करूंगा मैं, तो हम रिस्पॉन्स के अंदर एंड भेज देंगे। उसके बाद रिस्पॉन्स डॉट जेसन, जेसन के अंदर हमें कुछ रिस्पॉन्स भेजना है वो जेसन के अंदर हमको रिस्पॉन्स डॉट जेसन काम आता है। उसके बाद रिस्पॉन्स डॉट जेसन बी, रिस्पॉन्स डॉट जेसन बी और जेसन इन दोनों में मेन डिफरेंस ये होता है, क्रॉस ओरिजिन जो भी होता है ना, क्रॉस ओरिजिन के बारे में भी मैंने मेरे उस वीडियो में बताया हुआ है मेथड वाली। क्रॉस ओरिजिन का मतलब होता है हमारे पास पर्टिकुलर किसी होस्ट से रिक्वेस्ट के एक्सेस नहीं होता, अलाउ नहीं किया होता एक्सेस, तो उसको अगर हम कुछ भी भेजना है, करना है, एक्सेस करना है, वो हम जेसन पी से कर सकते हैं। जेसन से नहीं कर सकते, बट हाँ जेसन पी से जरूर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट, ये हमको रीडायरेक्ट करवाना, मतलब अगर हमको रिक्वेस्ट किसी डिफरेंट URL पे रीडायरेक्ट करवा देनी, भाई हमसे तो ये काम नहीं हुआ, उससे लगेगा। ओके, तो जैसे हमको किसी और जगह पे किसी को रीडायरेक्ट करवा देना हो तो वहां पे आप रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट URL यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद रिस्पॉन्स रेंडर, रिस्पॉन्स रेंडर का मतलब होता है अगर हमको HTML टेम्पलेट जो है वो रेंडर करवानी है तो वो हमको रिस्पॉन्स डॉट रेंडर से हम उसको रेंडर करवा सकते हैं। उसके बाद रिस्पॉन्स सेंड, ओके, सेंड एनी टाइप ऑफ रिस्पॉन्स, मतलब अगर इन सब में से कोई भी रिस्पॉन्स भेजना है, अब मुझे नहीं पता कोड करते वक्त कौन किस टाइप का रिस्पॉन्स आने वाला है, फंक्शन मोस्टली तो पता होता है, बट कभी कभी ऐसे केसेस हो जाते हैं जिसमें हमको पता ही नहीं कि क्या रिस्पॉन्स आएगा ना, जैसे हम रिटर्न टाइप वॉइड को डालते हैं, जब हमको पता नहीं कि इंटीजर आएगा या क्या आएगा तो हम वॉइड डाल देते हैं, ठीक है, एनी टाइप ऑफ रिटर्न। तो जब कोई भी ऐसा काम होगा तो हम सिंपल सा रिस्पॉन्स डॉट सेंड करते हैं। उसके बाद रिस्पॉन्स डॉट सेंड फाइल, रिस्पॉन्स डॉट सेंड फाइल आपको कोई भी फाइल सेंड करनी हो तब। उसके बाद रिस्पॉन्स डॉट सेंड स्टेटस, अगर हमको स्टेटस को सेंड करना है तो वो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस से भेज सकते हैं। स्टेटस कोड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जब भी हम रिक्वेस्ट करते हैं तो रिक्वेस्ट जो हमने करी है उसका जो रिस्पॉन्स आया है वो हमेशा स्टेटस कोड से डिपेंड होता है, 200, 404 और 501। अगर हमारा कोई बोर्ड में एरर है तो 501 आएगा, अगर हमारा जो नॉट फाउंड है तो 404 आएगा, अगर हमारा सक्सेसफुल है तो 400 या 402 आएगा। तो डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स होते हैं रिक्वेस्ट के, सॉरी स्टेटस होते हैं रिक्वेस्ट के या रिस्पॉन्स के। इन स्टेटस से हमको पता चलता है कि आज हमने जो रिक्वेस्ट करी इसका स्टेटस क्या रहा है ना। सपोज करो हमने किसी से कोई रिक्वेस्ट करी कि भाई प्लीज मुझे पैसे उधार दे, अब उसका रिस्पॉन्स का स्टेटस क्या रहा, हमको उसका फेस देखिए पता चल जाता है ना, कि वो देगा या नहीं देगा। ऐसे ही स्टेटस को हमें ये पता चल जाता है कि हमारे रिक्वेस्ट का जो स्टेटस है वो क्या रहा। तो अब आगे के वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि स्टेटस क्या होते हैं, इनके मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो अभी के लिए आप इस फाइल को डाउनलोड कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। एक चीज और देख लो, अभी जो हमने एक बेसिक राउट बनाया था गेट के साथ उसको हम रन भी कर देते हैं साथ में। यहाँ पे वो हमारा जो हमने राउट बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपल सा अभी आपको बताया था ना रिस्पॉन्स डॉट एंड, तो इसको एंड कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, लेक्चर को। तो रिस्पॉन्स डॉट एंड भेज देता हूँ मैं वॉब्स राउट, ओके, नो प्रॉब्लम। तो सेव कर देता हूँ मैं, सर्वर को आपसे रीस्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है, npm स्टार्ट। अब मेरी ये जो सर्वर है वापस से रीस्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे मैं किसको कॉल करता हूँ, होम राउट, ठीक है। अब मेरे पास रिस्पॉन्स से क्या आना चाहिए, होम राउट लिखा होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ लोकल होस्ट 8000/होम, देखो आ गया होम राउट दिख रहा है। चलो हमने गेट के अंदर बना दिया, और भी आगे पढ़ेंगे इसके लिए, इसके बारे में, तो आप सब्सक्राइब करो, ठीक है, नेक्स्ट डे 7 के अंदर। थैंक यू सो मच।